नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। देश की सियासत में नए कानून को लेकर जिस तरह से बवाल सड़कों पे मचा हुआ है, बताने के लिए काफ़ी है कि कानून में बदलाव का जो असर कब होगा वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन कानून के विरोध में जो चालक है, चाहे ट्रक चालक हो या फिर बसों के चालक हो, वो सड़कों पे उतर आए। उनका कहना है कि जिस तरह से हिट एंड रन मामले में बदलाव किया गया है वो उनके लिए ठीक नहीं है और केंद्र सरकार को इस पर संशोधन करना चाहिए। और जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक वो सड़कों से हटेंगे नहीं। ड्राइवरों की हड़ताल का असर ये हुआ कि आपके आम जीवन में जो जरूरी चीजें हैं, दूध हो, सब्जी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इन चीजों की किल्लत जो है, चाहे आप आंशिक किल्लत कहें या फिर एक दिखाने के लिए जो किल्लत हो, वो होनी शुरू हो गई। पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी कतार, कई पेट्रोल पंप पे आउट ऑफ स्टॉक के बोर्ड लगा दिए गए। तो इसी बीच में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आपात बैठक बुला के जितने भी आवश्यक सामग्री है उसके जो सप्लाई है प्रॉपर होने करने के निर्देश दिए। और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि कोई भी अफवाह फैलाने वाले पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है तो जिले के एसपी और कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। इसी विषय पर चर्चा आज करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार कानून को लेकर इतना विरोध क्यों मचा हुआ है, क्यों सड़कों पे जो उत्पात की स्थिति नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। पुराने आपराधिक कानूनों में बदलाव की वजह से हिट एंड रन मामलों में सजा बढ़ गई है, जिससे देश भर में ट्रक ड्राइवरों और बस ऑपरेटरों का विरोध शुरू हो गया है। नए कानून के तहत फरार और घातक दुर्घटना की सूचना न देने पर ड्राइवरों को 10 साल तक की जेल हो सकती है। इससे पहले आईपीसी की धारा 304A के तहत आरोपी को केवल 2 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था। वहीं नए कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ समेत कई प्रदेशों में प्राइवेट बस ऑपरेटर और ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए। ट्रक ड्राइवरों का आरोप है कि नया कानून ड्राइवरों को उनकी ड्यूटी से हतोत्साहित करेगा और नए लोगों को नौकरी लेने से भी रोकेगा। हालांकि कानून में हुए बदलाव को लेकर कानूनविद कह रहे हैं कि देश में किसी भी अभियुक्त को खुद सजा चुनने का अधिकार नहीं है। ये काम देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तय करती है। मेरा ये कहना था कि हमारे देश में किसी भी अभियुक्त को खुद अपनी सजा चुनने का अधिकार नहीं है। ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तय करती है कि किसी भी मामले में क्या सजा का क्वांटम होना चाहिए, क्या मात्रा होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, अगर सजा की अवधि बढ़ा दी गई है 2 साल को 10 साल कर दिया गया तो हर ट्रक ड्राइवर ये मान के क्यों चल रहा है कि उसे इस सजा को भुगतना पड़ेगा? भुगतेगा वो जो दोषी होगा। कानून में हुए बदलाव के बाद अब सियासत भी तेज होने लगी है। कांग्रेस जहां इसे गरीबों को दबाने का षड्यंत्र बता रही है तो वहीं बीजेपी जरूरत के हिसाब से संशोधन कह रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने जो भी निर्णय लिया है एक तरफा थोपे जा रहे हैं। जो कानून लाया गया है उस दौरान विपक्ष के सांसदों को बाहर कर दिया गया था। केंद्र सरकार के अधिनायकवादी फैसलों से देश की जनता पीड़ित है। इसी प्रकार से बिना चर्चा, बिना सलाह के नए कानून जो लादे जा रहे हैं, वही नए कानून को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अमित साहू ने कहा कि हमारे देश के अधिकतर कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं। आमतौर पर हिट एंड रन मामले में दोषी सजा से बच जाते हैं, लेकिन घटना में जो लोग अपने परिजनों को खो देते हैं, ऐसे में लापरवाही को रोकने के लिए कड़े कानून की जरूरत है और जरूरत पड़ने पर ही इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। देखिए, मोदी सरकार के जो भी निर्णय आ रहे हैं एक तरफा थोपे जा रहे हैं और पीड़ित और प्रभावित वर्गों से न राय मशवरा की जा रही है, न तो विपक्ष के साथ चर्चा की जा रही। जिस तरह से जो अभी कानून लादे गए हैं उस दौरान विपक्ष के सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया था और उसके बाद ऐसे अधिनायकवादी फैसले, देखिए जो चालक वर्ग होता है देश की अर्थव्यवस्था में परिवहन के कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और गरीब वर्ग के आम मजदूर, किसान के बच्चे जो हैं वो ड्राइवर के पेशे में ज़्यादातर आते हैं। 10-10 लाख रुपए जैसी भारी भरकम पेनल्टी उनके द्वारा वहन कर पाना संभव नहीं है। मानवीय व्यवहारों को, मानवीयता को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज का भारत एक अलग भारत है, तो आज के हिसाब से भी कानून आज के समय की मांग थी तो केंद्र की सरकार ने लागू किया है। क्योंकि क्या होता है कि हिट एंड रन वाले मामले में अधिकतर होता था कि ड्राइवर और जो घटना करते हैं वो सजा से वंचित हो जाते हैं, मगर किसी के परिवार का कोई खो जाता है उस एक्सीडेंट में, तो इसको सचेत करने के लिए और ये सी घटना ना हो। क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर एक्सीडेंट करे। कई बार ऐसा होता है कि कई पुराने जो लोग
रहते थे कि सुपारी देकर भी किसी की जान लेने की कोशिश करते थे, क्योंकि ये कानून इतना नरम कानून था कि इसका गलत इस्तेमाल भी करते थे। इसलिए केंद्र की सरकार ने इसमें समीक्षा की है और एक कठोर कानून लाई है, और आने वाले समय में भी समीक्षा होगी, क्योंकि ये जीवन को बचाने के लिए एक कानून है और इसके लिए सजगता केंद्र सरकार की है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आज जो विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी लगेगा कि किसी के परिवार की जान चले जाती है तो उससे भी सबको अवेयरनेस मिलेगी, सुरक्षित सब लोग रहेंगे, तो इसको लेकर है। नववर्ष के पहले दिन ही हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ बस, ट्रक और ऑटो ड्राइवर्स के मोर्चा खोलने से ज्यादातर वाहनों के पहिए थम गए हैं। इससे यात्री सुविधाओं के साथ ही जरूरी वस्तुओं का परिवहन ठप हो रहा है। अब देखना होगा कि इसका समाधान कैसे निकलता है और लोगों को कब तक राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि नए कानून में संशोधन, या यूं कहा जाए कि नए कानून को लेके सड़क से लेके सियासत जो है वो गरमाई हुई है। सड़क पे जहां ट्रांसपोर्टर उतरे हुए, जहां पे वाहन चालक उतरे हुए, वहीं सियासत के गलियारों में भी दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने तर्कों के साथ इसे जायज और नाजायज करार देने पे तुले हुए हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से अमित साहू जुड़े हुए हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता है, युवा नेता है। अमित जी, आपका साहू बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, आप प्रवक्ता है, युवा नेता है। अजय जी, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि छत्तीसगढ़ में ट्रकों की संख्या 2 लाख, बसों की संख्या लगभग 13,000। आज इनके पहिए थमे हुए हैं, ये सड़कों पे उतरे हुए हैं। लोगों को रोज हर घंटे मुसीबत से, परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। लोग बस स्टैंड में दूर से आके फंस गए, वो जा नहीं पा रहे। ट्रकों के पहिए थमे हुए, आवश्यक सामग्री के सप्लाई बंद हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल की क्या स्थिति है शहर में, पूरे राज्य में या पूरे देश में? आप देख रहे हैं कि कई पेट्रोल पंप पे आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लगा दिया गया, तो कहीं पे बिलासपुर की घटना हमने देखी कि मारपीट तक हो गया पेट्रोल पंप पे। देखिए, हड़ताल ट्रक वाले जो कर रहे हैं इससे बेशक परेशानी तो पूरे छत्तीसगढ़ की जनमानस को हो रहा है, मगर हमारे छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए है कि छत्तीसगढ़ के एक भी जनमानस को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल की किल्लत ना हो, और अफवाहों से बचने के लिए भी सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बेवजह के अफवाह में छत्तीसगढ़ की जनता ना आए, सबको हर चीज पर्याप्त मिले, और जो हड़ताल कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार का होदंग ना करें। उसको भी निपटने के लिए सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी छत्तीसगढ़ वासियों को नुकसान ना हो उससे, और जो आवश्यक चीज है, जो रोजमर्रा की जो चीज है, उस पर किसी भी प्रकार की कमी ना हो, ऐसा अधिकारियों को भी निर्देश दिए। और दूसरी तरफ तो हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, इस निर्णय का अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं उन परिवार की पीड़ा को, हम जानते हैं उस परिवार की पीड़ा को जिस परिवार के सदस्य की मृत्यु एक्सीडेंट में हो जाती है। दूसरी तरफ हम ये नहीं भी कहते कि कोई जानबूझकर एक्सीडेंट करता है, मगर जब एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार स्थिति और परिस्थिति ऐसा होता है कि वाहन चालक थाने से छूट जाता है, उसके बाद वो परिवार, जिस परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त कर लिया होता है, उस परिवार का भुगतना जो हमने अपनी आंखों से देखा है वो भी कहीं किसी से छुपा नहीं है। तो न्याय सबको मिले, जीवन की रक्षा सबको हो, इस निर्णय को केंद्र की सरकार ने लागू किया है, स्वागत योग्य है। ठीक है अजय जी, जब आप अपना तर्क बता दीजिए कि क्यों आप लोगों को ये कानून ठीक नहीं लग रहा है और क्यों आप लोग हड़ताल करने वालों के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। जब आपने तर्क बता दीजिए, फिर आगे मैं सवाल आपसे ले लूंगा। देखिए 2 से 3 मिनट में जवाब दे दूं। सबसे पहले जो आईपीसी में आप बदल के भारतीय न्याय संहिता आपने नाम दिया, अगर कोई भी नया कानून लागू करना चाह रहे हैं तो क्या विपक्ष से सलाह नहीं होनी चाहिए थी? हमने देखा उदय जी, आज देश के लोकतंत्र के मंदिर में जब 100 सांसद जो संसद की सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, अमित शाह जी से, मंत्री से जवाब मांग रहे थे, उस प्रश्न से भागते हुए 150 सांसदों को देश के इतिहास में पहली बार संसद से हटा दिया। और उस बीच में आप इतने बड़े निर्णय आप ले रहे हैं, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे स्पष्ट है कि आज बिना प्रभावित वर्ग,
मतलब जो सीधे ट्रांसपोर्टर हैं या ड्राइवर हैं या प्राइवेट एसोसिएशन है उनसे चर्चा के, बिना विपक्ष से चर्चा के आप जिस प्रकार से डायरेक्ट लागू कर रहे हैं, सीधा सीधा देश की आत्मा, देश के लोकतंत्र पे सीधा प्रहार है। तो आप मेरे तर्क की बात के तो स्पष्ट कर दूं, एक ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करता है, अगर वो लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रहा है या उसने ड्रिंक करके ड्राइव की है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मुझे दो स्पष्ट आपको मैं प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। अगर एक ड्राइवर गाड़ी ठोकता है, अगर वो वहां से भागता है, मैं उसके समर्थन में नहीं हूं। अगर वो वहां खड़ा है, वहां पे जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, जो गुस्से में उसकी गाड़ी जला देती है, ऐसे कई केस होते हैं जी हमने देखे, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, मार मारकर ड्राइवर की हत्या तक कर दी गई। ऐसे बहुत से उदाहरण मौजूद हैं। तो मतलब ड्राइवर के लिए कोई रास्ता छोड़ रहे हैं क्या? एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, या रुकेगा तो मॉब लिंचिंग के माध्यम से उसकी हत्या होने का प्रयास। अगर वो भागता है तो 10 साल की सजा या 7 लाख रुपए तक का उस पर जुर्माना। तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई कानून बनाया जा रहा है, देश के संविधान कानून में सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है कि अपराधी छूटे। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी निर्दोष को गलत सजा नहीं मिलना चाहिए। देश की संविधान की मूल आत्मा है। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप ड्राइवर के साथ वन साइडेड आज कहीं ना कहीं जो चालक का जो मूलाधिकार है उसका हनन का प्रयास है। तो ये कहीं ना कहीं जो कानून है पूरी तरह संविधान विरोधी है, देश के स्वतंत्रता पे सीधा प्रहार है और देश के लोकतंत्र की आत्मा पे सीधा प्रहार है। मुझे ये सबसे स्पष्ट है। अगर कोई कानूनी प्रावधान बना रहे हैं, पीड़ित पक्ष से आपको चर्चा करनी चाहिए, विपक्ष से सलाह मशवरा करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अजय जी सवाल ये है ना कि कोई कानून में अगर संशोधन या बदलाव होता है तो बकायदा उसकी एक कमेटी बनती है। कमेटी सभी पहलुओं पे विचार करती है, उस पर राय लेती है, उसके बाद उसका ड्राफ्टिंग होता है, वो ड्राफ्ट कमेटी के पास जाती है, वहां से अप्रूवल होने के बाद वो संसद में लाया जाता है, उसके बाद संसद से पारित किया जाता है, जहां पे सभी दलों के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी मौजूदगी होती है। उनकी मौजूदगी मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन आप जो अगर मुझे देंगे ठीक है, चलिए आपको आप कहते हैं, मैं आपकी बात को अंडरलाइन कर रहा हूं। आप खुद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं अगर कोई प्रारूप बनता है, कमेटी बनती है जो पूरा उस पर डिस्कस करती है, सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी वर्डिंग्स में भी है कि विपक्ष की मौजूदगी में उस पर चर्चा होनी चाहिए। इस बात को मानते हैं ना आप? लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है? अगर कोई सत्ता पक्ष कोई प्रस्ताव ला रहा है तो विपक्ष को उसको बात करने का मौका तो देंगे ना। आज 150 सांसद, मैंने पहले वक्त में कहा 150 लोकसभा में विपक्ष के सांसदों को हटा देते हैं। तो मुझे तो दिखता है कि सारी जो षड्यंत्र थी कि विपक्ष मौजूद नहीं रहेगा तो हम उसको एक तरफा पास कर पाएंगे। और ये पहला उदाहरण है। कोविड काल में श्रमिक कानून, किसी के काले कानून, ठीक है अजय जी मैं लौटूंगा, अजय जी मैं लौटूंगा, अजय जी पहला सवाल अमित जी, पहला सवाल अभी लौटेंगे, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। मैं एक बार बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। बाबूलाल जी, कानून में संशोधन हो गया, नया कानून पारित हो गया, अब इसके बाद सड़कों पे उतर के उदाहरण ये दिया जा रहा है कि किसानों के लिए जो कानून लाया गया था, केंद्र सरकार उस पर बाद में बैकफुट पे आई, वही स्थिति कमोबेश इस कानून में भी होगा, ये दावा किया जा रहा है। ठीक है, राजनीतिक गलियारों से दावा हो, लेकिन ये दावा किया जा रहा है सड़कों पर उतर के जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की किल्लतें हो गई, जिस तरह से आवश्यक वस्तु जो अधिनियम है उसका वायलेशन हो गया, ऐसी स्थिति में कोई भी राजनीतिक दल को ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? जरा आप इस पे एक बार टिप्पणी कर दीजिए बाबूलाल जी। देखिए, जो कानून पास हुआ उसको डिटेल में हम लोगों ने किसी ने पढ़ा नहीं है। मैंने तो नहीं पढ़ा है। दरअसल ये इस कानून के अंदर में एक बड़ी साफ बात है, इंटेंशन और गैर इंटेंशन। अगर मार के भागता है तो वो एक अलग मुद्दा है, उसमें तो 10 साल की सजा भी मैं कम समझता हूँ अगर मार के भाग रहा है तो। या जो है लापरवाही से चला रहा है, शराब पिया हुआ है, जो ये बड़े बड़े घरों के लड़के पार्टियां करते हैं, दारू पी के गाड़ी चलाते हैं और कहीं भी ठोक देते हैं, लोग मर जाते हैं, झोपड़ियों में घुस जाते हैं, वो बिल्कुल उसमें तो जितनी सजा हो उतनी कम है। लेकिन यदि कोई इंटेंशनली न हो और कोहरे के कारण एक्सीडेंट हो गया या एक्सीडेंट हो गया आकस्मिक रूप से, कार ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, किसी से भी हो जाएगा। ये अभी ट्रक और बसी वाले लोग हड़ताल किए हैं, कार वालों को भी वही सजा होगी, आपको ये समझना होगा। तो इस चीज को समझ करके जो है, मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करता कि आप परिवहन के नियमों का पालन न करें और एक्सीडेंट हो। आप नियमों का पालन कीजिए, सबसे पहले तो ये है, नियमों का पालन कीजिए, उसके बाद एक्सीडेंट होता है उसके लिए एक समझ होनी चाहिए। ये कौन करेगा? इसकी जांच पुलिस करेगी कि ये इंटेंशनली है या अनइंटेंशनली है। मर्जी उसकी पुलिस की, चाहे वो इंटेंशन बता दे चाहे वो गैर इंटेंशन बता दे। भयादोहन का बहुत ज्यादा अंदेशा उसमें बढ़ेगा पुलिस की तरफ से, एक चीज। दूसरी चीज क्या है, इसमें राजनीति भी होगी ऐसी स्थिति में जब एक्सीडेंट होगा। एक बात मेरी बात जरूर समझ में आई अजय की,
कि एक्सीडेंट हो जाए तो लोग मारने पीटने पे उतारू हो जाते हैं, सभी के साथ होता है। अमित शाह हो, अजय गंगवानी हो, बाबूलाल शर्मा हो, अवधेश मिश्रा हो, कार से किसी को अगर ठोक दोगे आप तो आपको नहीं पहचानेंगे आप रेजिडेंट है, मैं पत्रकार हूँ। वो पहले तो ठोकते हैं, अच्छे से बजाते हैं उसको, तो वहां से भागने के सिवा उसके पास क्या चाह रहा है बताइए। अगर एक्सीडेंट हो गया, उसको अपनी जान बचा के भागने के सिवा क्या चाह रहा है। तो उस स्थिति में मीमांसा कैसे होगी, उसकी समीक्षा कैसे होगी, किसके हाथ में होगा। पुलिस करेगी तो उसमें भयादहन का संकेत मिलेगा, उसमें संदेह रहेगा कि भाई भयादहन करेगी पुलिस। बहुत सारी बातें इसके अंदर में जो है वो खुलासा नहीं होते हुए। दूसरी चीज एक जो बात कही है वो कि 154 सांसदों के अनुपस्थिति के समय ये कानून पास कर दिया गया, उसको इसीलिए एक तरफा कह रही है कांग्रेस की। लेकिन देखिए, आप जिन कारणों से आपको बाहर किया गया वो कारण अलग होते हैं, अलग थे। आपको रहना था, नहीं रह पाए। वहां जितने लोग थे उसमें विपक्ष भी था, विपक्ष के कुछ लोग भी होंगे निश्चित रूप से। 154 लोगों को निकाला तो 154 और भी लोग हैं, दूसरी पार्टियां हैं, तो उनके सामने ये पारित हुआ। मैं मानता हूं कि इसमें बहुत सारे लूप हैं, इसमें विचार होना चाहिए, पुनर्विचार एक बार करके उसको जो बातें इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है उसको सभी लोग मिल करके, मैं तो कहता हूं दोनों दल शामिल होकर के उसकी मीमांसा करके आपस में जो है इन लोगों को बैठाएं और इनको समझाएं कि इसमें कहीं भी कोई आप लोगों के खिलाफ मामला नहीं बनता है। तो जैसे किसानों के समय हम लोग कहा करते थे, किसानों को आप समझा दीजिए, अंततः मोदी जी ने कहा कि हम लोग अपनी बात को किसानों को समझा नहीं पाए। वो स्थिति ट्रक ड्राइवरों के साथ, बस ड्राइवरों के साथ ना हो, उनको समझा सके आप, वैसी स्थिति बनाना चाहिए। उसमें दोनों दलों को मिलकर भी करना चाहिए, अन्य लोगों को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल बाबूलाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए 2-3 चीजें जो है कि जान बचा के भागने के अलावा ऑप्शन क्या है, तो कानून में विस्तृत तो अभी तक नहीं पता चल पाया, लेकिन जो चीजें बाहर निकल के आई है कि अगर कोई ड्राइवर, कोई वाहन चालक अगर ऐसी स्थिति में भागता है जान बचा के, तो 2-3 किलोमीटर के अंदर भी जाके अगर वो फोन करके थाने में, एम्बुलेंस में, हॉस्पिटल पे सूचित करता है और जिसके साथ ये घटना घटी है उसके मदद करता है, तो फिर उस पर इस तरह के जो धाराएं हैं वो नहीं लगेंगे। दूसरी बात, हिट एंड रन को लेकर एक बड़ा ही दिलचस्प आंकड़े नहीं, दुखद आंकड़े छत्तीसगढ़ में पिछले साल के आंकड़े कि 247 मामले दर्ज किए गए हिट एंड रन के, और 247 मामलों में से 163 लोगों की मौत केवल छत्तीसगढ़ में होती है। अब पूरे अगर देश की बात कर ली जाए तो आंकड़े कहां तक जाएंगे वो सबके सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सियासत इस पे हो रही है, अमित जी, अफवाहों को लेकर लगातार चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बैठक ली, बैठक बुला के उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पे कार्रवाई होगी। अफवाहों के पीछे भीड़ चल पड़ती है। देखिए, छत्तीसगढ़ और पूरे भारत है, यहाँ जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि अफवाहों में बह जाते हैं। क्या है कि वर्तमान की स्थिति परिस्थिति क्या है, क्या चल रहा है, ये सबको सोचना भी चाहिए। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को उचित निर्देश दिए हैं, और अगर उस निर्देश पर पालन नहीं होता तो उस जिले के कलेक्टर, उस जिले के एसपी के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इतना तक निर्णय उन्होंने लिया, मगर छत्तीसगढ़ की जनमानस को परेशानी ना हो इसके सख्त निर्देश दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री। नहीं अमित जी, लेकिन देखिए ठीक है, वो अच्छी बात है कि कानून व्यवस्था को लागू कराना, पालन कराना, लोगों को सुविधाएं मिले, उनको परेशानी न हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर जो टैंकर के चालक है, जो डिपो से पेट्रोल डीजल लेके निकलते हैं, हमने देखा कि हड़ताल पे है, अगर वो पेट्रोल डीजल लेके निकलेंगे नहीं तो पेट्रोल डीजल पंपों तक पहुंचेगा कैसे, लोगों को मिलेगा कैसे? और आज जो सैकड़ों लोगों की भीड़ पेट्रोल पंप पे उमड़ रही है, उसके लिए समाधान क्या है? एक बार कुछ इस पे प्रकाश डाल दीजिए अमित जी। नहीं, मैंने वही तो बताया ना, इसी समस्या का समाधान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर उस अधिकारी को निर्देश दिया है, लिखित में निर्देश दिया है कि सारे सुविधा तत्काल रूप से छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने चाहिए, कोई भी सुविधा से वंचित ना रहे, इसका ध्यान रखना अधिकारियों का काम है। और उस पर अगर कोई टैंकर को रोके या कोई हादसा करे या कोई हड़ताल करने वाले जो है उस टैंकर के साथ कुछ खिलवाड़ करे, इसके लिए भी पुलिस प्रशासन को उचित दिशा निर्देश दिए हैं कि वो सुरक्षित टैंकर पंपों पे पहुंचना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार की किल्लत ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए भी दिशा निर्देश दिए। ठीक है अजय जी, आज हड़ताल का दूसरा दिन, ये बात तो बिल्कुल सच है कि हड़ताल के दूसरे दिन ही होने वाली समस्याओं का आभास इस सरकार को हुआ और मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई। मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी से लेकर सारे जिले के कलेक्टर, एसपी, संभाग आयुक्त, आईजी तक मौजूद थे। मतलब सारा प्रशासनिक महकमा जो है मुख्यमंत्री के साथ बैठ के इस बात पे चर्चा किया कि आखिरकार ऐसी स्थिति बनेगी तो क्या कुछ किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल सही है कि सरकार की संवेदनशीलता है कि हड़ताल के दूसरे दिन, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखेंगे कि अगर टैंकर चालक
टैंकर चलाएंगे ही नहीं तो लोगों को सुविधा कैसे मिलेगी? अगर दूध की गाड़ियां पहुंचेगी ही नहीं तो लोगों को दूध कैसे मिलेगा? सब्जियों की गाड़ी आएगी ही नहीं तो लोगों को सब्जी कैसे मिलेगा? अजय जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, मैं 2 से 3 बिंदु पे जवाब दे दूं। सबसे पहली बात, आज भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा के, बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जो जिद है, सीधा सीधा लोकतंत्र की आत्मा को सीधा प्रहार है। पहली बात। दूसरा, वरिष्ठ पत्रकार बाबुल शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की। अगर ड्राइवर वहां रहता है तो उसके मॉब लिंचिंग से मौत का खतरा, अगर वहां रुकता है तो अधिकारी जो है उसके ऊपर पूरा कार्रवाई का अधिकार होगा, वो भयादोन कर सकता है, भ्रष्टाचार की सीधी प्रणाली है। तीसरी बात, अगर आप कोई कानून बना रहे हैं तो ड्राइवर सबसे ज्यादा विरोध क्यों कर रहा है? एक मीडियम ड्राइवर जो बेचारा 10 से 15 हजार की सैलरी पे काम करता है, उसको सीधा 7 लाख रुपए का जुर्माने की आप बात करेंगे तो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से संभव नहीं है, पहली बात। दूसरा, अगर आप सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ड्राइवर के पास तो ही ऑप्शन है, अगर रुकता है तो मॉब लिंचिंग का शिकार होता है और छोड़ के भागता है तो 10 साल की कार्रवाई होती है। तो कहीं ना कहीं मेरा सीधा प्रयास यह है कि जो मॉब लिंचिंग से या वहां जो भीड़ मौजूद है उससे ड्राइवर की सेफ्टी के लिए भी विशेष प्रावधान बनाने की जरूरत है, ताकि ड्राइवर बिना किसी भय के वहां रुक के जो पीड़ित पक्ष है या जिसके द्वारा, कई बार देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर टारगेटेड हत्या की जा रही है तो उसमें अलग प्रावधान है, मर्डर की जो आईपीसी की धाराएं वो लागू होती है। लेकिन अनइंटेंशनली कल मैं, अवधेश जी या वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी ड्राइव कर सकते हैं, सामने वाले की गलती से भी हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है, तो हमारे लिए स्थिति बहुत दूभर होगी। अगर मैं वहां रुकता हूं तो मैं लॉचिंग का शिकार होऊंगा, छोड़ के भागता हूं तो मेरे पर 10 साल की कार्रवाई होगी। तो ये आपके मेरे हर व्यक्ति से जुड़ी समस्या है, जिसका एक सही प्रावधान, सही चर्चा के बाद, सही मंथन के बाद दोनों पक्षों का ध्यान रखते हुए बनाया जाना चाहिए था। दूसरा, देखिए एक अच्छा पक्ष आपने उठाया, आज दूसरा दिन है, आज हमने देखा कि पेट्रोल डीजल के लिए 200 मीटर की लाइन है, मारपीट तक की स्थिति है। आज जो महत्वपूर्ण चीजें, सब्जी, दवाइयां, अनाज, उसकी अभी से शॉर्टेज चालू हो गई है। मेरा निवेदन यह था कि आग लगने से पहले आप उसका प्रावधान करिए, जब चीजें बिगड़ रही है तब आप उसका समाधान कर रहे हैं तो बेहतर यह होता कि इस कानून को लागू करने से, देखिए आईपीसी की 304 के अंतर्गत 2 साल की सजा का प्रावधान था, कुछ उसमें बेहतर करते आप, सीधा 2 साल की सजा को आप 10 साल कर रहे हैं, सीधा जो जुर्माना है उसको 7 लाख कर रहे हैं, उसको बीच का रास्ता निकाल के ट्रांसपोर्टर के साथ, ड्राइवर के साथ चर्चा करके। अजय जी, दोनों प्रावधान है कि अगर उसमें वो गैर इरादतन है तो उसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है। अगर हिट एंड रन करके भाग जाता है, अगर अपनी गलती से कुचल देता है, भाग जाता है, तब 10 साल की सजा का प्रावधान है। हम दरअसल मानवीय पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर किसी हादसे से, हम हादसा कहते हैं कि जानबूझ के कोई भी वाहन चालक नहीं चाहता है कि उसकी गाड़ी से हादसे हो, लेकिन किसी भी गलती से अगर धोखे से हादसा हो भी जाता है और साबित होता है कि वो भागने का प्रयास नहीं किया, तो वहां पे है 2 साल को बढ़ा के 5 साल किया गया है। मैं एक छोटा सा मैं जो पढ़ा था, देखिए मैंने देखा उसमें कि अगर आप वहां रुकते हैं तो सेक्शन 1041 इसके अंदर का जो अधिकतम 2 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, जो नया उसका कार्यकाल। देखिए महत्वपूर्ण यही है, मैं एक स्पष्ट कह रहा हूं, आपके मेरे जैसा आदमी अगर गलती से, हो सकता है कि सामने वाले की लापरवाही से भी एक्सीडेंट हो सकता है, ये तो समीक्षा के बाद, चर्चा के बाद जो संबंधित अधिकारी वो निर्णय लेगा कि आखिर गलती किसकी है। अगर मेरी गलती के बिना सामने वाला अगर गलती से टकराता है तो मेरे लिए स्थिति बहुत दूभर है कि मुझे 10 साल की सजा होगी। मैं रुकता हूं तो ज्यादातर ये होता है कि छोटी गाड़ी वाले के बजाय हमेशा बड़ी गाड़ी वाले की गलती मानी जाती है, तो अगर मैं रुकता हूं तो भीड़ मेरे साथ मारपीट करेगी, मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाएगी, ज्यादा गुस्से में तो मेरी हत्या तक हो सकती है। उस मेरी सुरक्षा के लिए इस पूरे कानूनी प्रावधान में जो भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है उसमें मेरी सुरक्षा या ड्राइवर सुरक्षा या कोई भी चालक उसकी जो है सिक्योरिटी की बात नहीं की गई। मैं मानवीय पक्ष के साथ हूं, किसी की भी अगर इस प्रकार की दुर्घटना में मौत होती है उस पीड़ित पक्ष के लिए बहुत कठिन स्थिति है, ठीक है, उसको बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल न्याय के साथ साथ जो बिना गलती का व्यक्ति उसकी भी सुरक्षा का ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं एक बार बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। बाबूलाल जी, आज हड़ताल का दूसरा दिन, सैकड़ों गाड़ियां आज खड़ी हो चुकी है बस स्टैंड पे, ट्रांसपोर्ट जो इलाके हैं, जो ट्रांसपोर्ट नगर है, वहां पे सैकड़ों गाड़ियां खड़ी है, रोजमर्रा की चीजें सीधे तौर पे प्रभावित हो रही है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री भी आज आपात बैठक बुला के निर्णय ले लेते हैं कि कहीं पे भी लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन हड़ताल कहीं 1 हफ्ते तक चल गया तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय होने चाहिए? स्थिति बहुत दुर्भाग्यजनक है मेरी समझ में जो है, और इसका समाधान शीघ्र निकलना चाहिए, अन्यथा समाज को बड़ी परेशानी भोगनी पड़ेगी, ये बात तो मैं मानता हूं। लेकिन इसमें जो है थोड़ा कड़ाई भी करनी पड़ेगी। आवश्यक सेवाओं की जो भी ट्रकें हैं, पेट्रोल है, खाद्यान्न है, ऐसी जो आवश्यक दूध है, ऐसी चीजों की गाड़ियां जहां भी खड़ी हों, उनके ड्राइवरों को समझा बुझा करके या कड़ाई भी करना पड़े तो उनको वहां से निकालना चाहिए और जो है वो गंतव्य तक पहुंचे। इसका प्रयास जो है शासन प्रशासन को करना चाहिए। कड़ाई भी करना पड़े तो करे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। दूसरे जो है उसमें बातचीत से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए अन्य जो बचते हैं। तो ये स्थिति बनाना जरूरी है
और देखिए, परिवहन नियमों का पालन कराने में विभाग जो होते हैं, जितने भी विभाग परिवहन नियम का पालन कराने वाले होते हैं, वो कमजोर है मेरी नजर में। बड़ा साफ साफ बात आप भी देखते हैं कि यातायात के सिपाही बाहर की तरफ सड़कों में खड़े होकर क्या क्या करते हैं, क्लियर कट बता रहा हूं आपको। और परिवहन में जो नियुक्तियां होती है वो किस तरीके से होती है, परिवहन की नियुक्तियों को आप अच्छे से जानते हैं, और सभी बैठे हुए सारे लोग जानते हैं कि परिवहन में नियुक्तियां लोग क्यों चाहते हैं और कैसे नियुक्तियां होती है, क्या करके नियुक्ति होती है। ये सारी चीजें जो है इनकी जड़ों में भी है। अगर ये बुराइयां हैं हमारे परिवहन के क्षेत्र में, अगर स्पीड से कोई चलता है या वो ब्रेकर का पालन नहीं करता है या शहर के बीच में तेज चलाता है, तो ये परिवहन के नियमों का उल्लंघन है। इसको नियंत्रित करने वाली एजेंसियां जो है वो कमजोर पड़ गई है। कारण क्या है वो आप और हम सब समझते हैं। तो उसका आज देखिए पूरे शहर के अंदर में ऑटो को देखिए आप, ऑटो की होड़ लगी रहती है, कब कहाँ एक्सीडेंट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी का नियंत्रण नहीं। आप कितना भी बोलिए कोई नियंत्रण नहीं। तो उसी आधार पर आप देखिए कि कहीं ना कहीं बाबूलाल जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, आपने बिल्कुल ही सही पॉइंट उठाया कि नियम कानून तो बने हैं लेकिन उसे कड़ाई से धरातल पे पालन कराने की जिम्मेदारियां जिनके ऊपर है वो कहीं ना कहीं हिला हवाला करते हैं, और इस कारण ऐसी स्थितियां बनती है, चाहे वो स्पीड लिमिट में गाड़ी चलने की बात हो, ओवरलोडिंग से बचने की बात हो, या फिर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए तमाम तरह के नियम है लेकिन उसका पालन होना चाहिए, ये मूल बात है। फिलहाल आज आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के यह है कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में ट्रांसपोर्टरों के वाहन चालकों के हड़ताल का आज दूसरे दिन ही व्यवस्था जो है चरमराने लगी है, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुला के मामले को सुलझाने के लिए या फिर आवश्यक वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए निर्णय तो लिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जहां पे देशव्यापी आंदोलन चल रहे हो वहां प्रदेश कैसे अछूता रहेगा, और कल की स्थिति में स्थितियां और न बिगड़े इसके लिए क्या कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दूसरी बात यह कि जिस पक्ष को लेके ये बार बार सवाल उठ रहा है कि जो वाहन चालक, जो ट्रांसपोर्टर है, जो ड्राइवर है, उनकी बात नहीं सुनी गई, तो क्या उनसे भी बातचीत करने के लिए कोई विंडो खुलेगा या किसी तरह का संशोधन इस पे होगा, यह सवाल अभी बना हुआ है, जिसका जवाब जितनी जल्दी मिल सके उतना ही बेहतर सभी लोगों के लिए होगा। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।